नमस्कार। आज हम जनरल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप जानते हैं कि एचपीआरसी के द्वारा जो है वो अलग अलग एग्जाम कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, जहां पर जनरल अवेयरनेस का जो सेक्शन है वो 35 मार्क्स का जो है वो पूछा जाएगा। अब 35 क्वेश्चन ही हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, यानी कि उसी तरह के क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए जाते हैं और आने वाले एग्जाम में जितनी हेल्प मिल सके उतना एक्सप्लेन भी यहाँ पर जो है वो किया जाता है। एक पार्ट हमने पहले भी डिस्कस किया था, आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा। अगर इस पार्ट में भी आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहता है तब हम अगला पार्ट भी जो है वो कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम ज़्यादा टारगेट नहीं रखेंगे, इसमें हम टारगेट 500 लाइक्स का जो है वो रखेंगे। अगर 500 लाइक्स के ऊपर लाइक्स आ जाते हैं तो कल ही दूसरा पार्ट जो है वो आ जाएगा। दूसरा तो ये है, कल ही तीसरा पार्ट भी जो है वो आ जाएगा। फिलहाल हम क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को जो है वो स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो पहले इंडियन जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए चुने गए थे वो कौन थे? आप जानते हैं वो दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी को चुना गया था। ऑप्शन बी सही आंसर है। अब क्वेश्चन पूछने वाला यहाँ तक नहीं रुकता है, क्योंकि अब ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन हो गया है। यहाँ पर ये भी पूछ लिया जाता है कि ये कौन से ईयर में जो था वो चुने गए थे। तो ये 1892 में जो था वो चुने गए थे। दादा भाई नौरोजी जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ भी जो है वो जुड़े हुए हैं। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के ये प्रेसिडेंट भी रहे। कौन कौन से ईयर में ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट जो था वो बने थे, इसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो बनता है। तो आपने ध्यान रखना है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना जो था वो 1885 में जो था वो की गई थी, और दादा भाई नौरोजी इसके दूसरे प्रेसिडेंट 1886 में जो था वो बने थे। कलकत्ता में एक सेशन हुआ था जिसको इन्होंने प्रिजाइड किया था। उसके बाद 1893 में एक सेशन लाहौर में होता है जिसको दादा भाई नौरोजी ने प्रिजाइड जो था वो किया था। उसके बाद फिर से दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1906 का सेशन भी जो था वो प्रिजाइड जो था वो किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट सेशन दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है वो प्रिजाइड किए गए थे। 1906 का जो सेशन हुआ था जिसको दादा भाई नौरोजी ने प्रिजाइड जो था वो किया था, वो कहाँ पर हुआ था? वो 1906 का सेशन कलकत्ता में जो था वो हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं एज पर द इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 व्हाट इज द एस्टिमेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इन 2026-27। तो इंडिया की बात की जा रही है। इंडिया का जो इकोनॉमिक सर्वे अभी 2025-26 में आया था, उसके अनुसार भारत की जो 2026 था इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ रेट रहने का अनुमान है वो कितना है? तो वो 6.8 से 7.2% के बीच में रहने का अनुमान है। ऑप्शन बी सही आंसर है। ऐसे क्वेश्चन जो स्टैटिक टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं करंट अफेयर्स में भी, वो भी ज़्यादा एचपीआरसी पूछता है। आगे बोलते हैं विच मूवी वॉन द ऑस्कर अवार्ड 2026 फॉर बेस्ट फिल्म। तो बेस्ट फिल्म के लिए बोलते हैं ऑस्कर अवार्ड किसको दिया गया है? जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक या तो ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा भी जा चुका होगा और आगे भी जो है वो पूछा जाता रहेगा। इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा वन बैटल आफ्टर अनदर। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर है। तो बोलते हैं सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार 2026 जो है वो किसको दिया गया है? ये वन बैटल आफ्टर अनदर को दिया गया है। हॉलीवुड के अभिनेता हैं माइकल बी जॉर्डन। माइकल बी जॉर्डन को फिल्म सिनर्स के लिए जो है वो सिनर्स में अपना दमदार अभिनय दिखाने के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर खिताब मिला है। इस फिल्म को जो है वो 16 अकादमी पुरस्कार से नामित जो है वो किया गया है, और जॉर्डन सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीतने वाले छठे अश्वेत अभिनेता जो है वो बने हैं। अभिनेत्री हैं जैसी बकले। जैसी बकले को फिल्म हेमनेट के लिए जो है वो इसमें अपना दमदार अभिनय दिखाने के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जो है वो मिला है। लियोनार्डो डिकैप्रियो है, इनकी एक फिल्म है वन बैटल आफ्टर अनदर, इसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब मिला है जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। इस फिल्म ने इस साल सर्वाधिक 6 अवार्ड अभी तक जीते हैं। यहाँ पर लिखा गया है बेस्ट पिक्चर जो हमने पढ़ ली, बेस्ट डायरेक्टर पॉल थॉमसन एंडरसन वन बैटल आफ्टर अनदर के ही हैं। बेस्ट एक्टर हमने जॉर्डन पढ़ लिए, बेस्ट एक्ट्रेस हमने बकले पढ़ ली, बेस्ट स्पोर्टिंग एक्टर सीन पेन है वन बैटल आफ्टर अनदर की, और बेस्ट स्पोर्टिंग एक्ट्रेस जो है वो एमी मेडिगन है वेपन्स फिल्म की। तो ये सब यहाँ से ध्यान रखना। आगे बोलते हैं हु हैज़ बीन कॉन्फर्ड विद द 60th यानी कि 60वें नंबर का ज्ञानपीठ अवार्ड 2025। तो 60वें नंबर का ये ज्ञानपीठ अवार्ड जो है वो किसको जो है वो दिया गया है? अगर हम बात करें कि ज्ञानपीठ अवार्ड भी दिया गया, ज्ञानपीठ अवार्ड 2025 में जो 60वें नंबर का दिया गया वो किसको दिया गया? वो आर वेरामुथु को जो है वो दिया गया। आर वेरामुथु, इसका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। आर वेरामुथु को जो है वो पद्मश्री पुरस्कार 2003 में मिल चुका है, पद्म भूषण उनको 2014 में मिल चुका है। तो इम्पोर्टेंट जो है ये जो है वो प्रसिद्ध तमिल कवि हैं, गीतकार हैं, उपन्यासकार हैं, जिनको ये ज्ञानपीठ अवार्ड 60वें नंबर का जो है वो मिला है। यहाँ पर वही लिखा गया है जो मैंने आपको बताया। रिनोट तमिल पोइट हैं ये, और
आर वेरामुथु जो है वो सिलेक्ट किए गए हैं 60वें नंबर के ज्ञानपीठ अवार्ड के लिए। ये 3rd तमिल राइटर बने हैं जिनको ये हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर जो है वो मिला है। आगे बोलते हैं फॉर द ईयर 2026 द प्रेसिडेंट हैज़ अप्रूव्ड हाउ मैनी पद्मा अवार्ड्स। तो बोलते हैं 2026 के लिए कितनों को जो है वो, कितने व्यक्तियों को जो है वो पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। तो 2026 में जो पद्म पुरस्कार जो है वो मंजूरी दी गई है वो 131 पद्म पुरस्कारों को मंजूरी दी गई है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2026 में प्रेसिडेंट ने 131 पद्मा अवार्ड्स दिए हैं। 2 तो ड्यूओ केसेस हैं, मतलब इन ड्यूओ केसेस द अवार्ड इज काउंटेड एज 1। तो अवार्ड यहाँ पर 1 ही काउंट होता है। ये भी पूछा जाता है कितने ड्यूओ केसेस रहे हैं। ऐसा ड्यूओ केसेस वाला क्वेश्चन पेपर 1 में पूछा गया था जब पीजीटी के पेपर हो रहे थे। आगे बोलते हैं द लिस्ट कंप्राइजेज द पद्म विभूषण, जो बोलते हैं 5 पद्म विभूषण यहाँ पर हैं। 13 पद्म भूषण है, 113 जो है वो पद्मश्री अवार्ड हैं और 19 अवार्ड जो है वो महिलाओं को दिए गए हैं। 6% ऐसे हैं जो फॉरनर हैं, एनआरआई हैं और 16 ऐसे हैं जिनको मरणोपरांत ये अवार्ड जो है वो मिला है। आगे बोलते हैं एन इलेक्ट्रिकल टोस्टर कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी टू। तो एक इलेक्ट्रिकल टोस्टर होता है, बोलते हैं ये इलेक्ट्रिकल टोस्टर जो है वो बिजली को, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसको किस में कन्वर्ट जो है वो करता है। तो बिजली को ऑब्वियसली ये थर्मल एनर्जी में जो है वो कन्वर्ट जो है वो कर देता है। क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ जाते हैं, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इलेक्ट्रिकल मोटर जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती है। तो ये इलेक्ट्रिकल मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में जो है वो कन्वर्ट करती है। ट्रांसफार्मर आता है, ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किस एनर्जी क्यों किया जाता है। तो ये इसका इस्तेमाल किया जाता है टू कन्वर्ट लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज। ये आपने ध्यान रखना है। एक डायनामो जो है वो आता है, डायनामो एक डिवाइस आती है जिसका इस्तेमाल जो है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए जो है वो किया जाता है। तो इस तरह के जो है वो अलग अलग तरह के जो है वो हमारे पास जो है वो डिवाइसेस आते हैं। बहुत सारी लंबी लिस्ट है, हम इंपॉर्टेंट वन ही जानते हैं। आगे बोलते हैं ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट लेड टू द क्रिएशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन। तो बोलते हैं ये ब्रेटन वुड एक जो है वो, बोलते हैं ब्रेटन वुड एग्रीमेंट जो था वो हुआ था। ब्रेटन वुड एग्रीमेंट जो है वो यहाँ से किस ऑर्गेनाइजेशन की जो है वो स्थापना जो था वो हुई थी। तो ब्रेटन वुड जो है वो ये एक बोलते हैं ब्रेटन वुड समझौता जो हुआ था, यहाँ से आईएमएफ की स्थापना हुई थी। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस की हम बात कर रहे हैं तो ये हुई कब थी, ये 1944 में कॉन्फ्रेंस जो था वो हुई थी। यहीं से अगर हम आईएमएफ की बात भी करते हैं कि आईएमएफ की स्थापना जो था वो फिर कब हुई, तो आईएमएफ जो है वो 1945 में फिर अस्तित्व में जो था वो आया। 1945 में आईएमएफ अस्तित्व में आया। एग्रीमेंट तो 1944 में ही जो था वो हो गया था। आईएमएफ का जो हेडक्वार्टर आता है वो कहाँ पर जो है वो आता है, तो आईएमएफ का जो हेडक्वार्टर आता है वो वॉशिंगटन डीसी में ही जो है वो इसका हेडक्वार्टर जो है वो आता है। तो यहाँ पर यही चीज़ें, यही इंस्टीट्यूशंस आपने ध्यान रखने हैं। इनकी स्थापना कौन से ईयर में हुई, ये सब इनके बारे में पता होना चाहिए। आगे इंपॉर्टेंट डेज दिए गए हैं। बोलते हैं यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं किया गया है। यहाँ पर बोलते हैं नेशनल हैंडलूम डे, क्या ये 7 अगस्त को मनाते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, क्या ये सितंबर 21 को मनाते हैं। वर्ल्ड स्टैटिक्स डे, क्या जून 29 को मनाते हैं। और नेशनल सिविल सर्विसेज डे अप्रैल 21 को मनाते हैं। अगर कंटिन्यू हमारी वीडियोस आप देखते हैं रेगुलर, जो हम करंट अफेयर की अभ्यास सीरीज़ करते हैं या उत्तीर्ण सीरीज़ करते हैं जीके की उत्तीर्ण सीरीज में हम करंट अफेयर अभ्यास में हम जीके पढ़ते हैं, तो वहाँ पर हमने थोड़े दिन पहले ही नेशनल सिविल सर्विसेज डे भी पढ़ा था। टेलीग्राम पर क्यूज भी मैंने इसका डाला था। तो ये तो सही है कि अप्रैल 21 को ही ये होता है। अगर नेशनल हैंडलूम डे की बात करें तो ये भी बहुत बार पढ़ा है हमने कि अगस्त महीने की 7 तारीख को ही ये मनाया जाता है। इंटरनेशनल पीस डे सितंबर महीने की 21 तारीख को ही ये मनाया जाता है। ये भी सही यहाँ पर जो है वो दिया गया है। यहाँ पर वर्ल्ड स्टैटिक्स डे जो है वो दिया गया है। तो वर्ल्ड स्टैटिक्स डे जो है वो जून 29 को नहीं मनाया जाता। तो नॉट करेक्टली मैच, ये ऑप्शन सी ही सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखना तो थोड़ी सी और भी जानकारी मिलेगी। नेशनल हैंडलूम डे तो हमने 7 अगस्त को पढ़ लिया। इंटरनेशनल पीस डे हमने डे ऑफ पीस सितंबर 21 को पढ़ लिया। वर्ल्ड स्टैटिक्स डे अक्टूबर महीने की 20 तारीख को मनाते हैं। और नेशनल जो स्टैटिक्स डे मनाया जाता है वो जून महीने की 29 तारीख को मनाया जाता है। ये 2 इंपॉर्टेंट डे क्लियर होने चाहिए, नेशनल लेवल वाला भी, इंटरनेशनल लेवल वाला भी। और नेशनल सिविल सर्विस डे मनाया जाता है वो तो अप्रैल महीने की 21 तारीख को ही मनाया जाता है। हमने पढ़ा भी था थोड़े दिन पहले जब ये मनाया गया था। आगे बोलते हैं रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल हैज बीन इंस्क्राइब्ड ऑन यूनेस्कोज लिस्ट ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। तो बोलते हैं कि हाल ही में
किस उत्सव को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में अंकित किया गया है? तो ये कौन से फेस्टिवल को किया गया है? तो ये दीपावली को जो है वो किया गया है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये यूनेस्को के द्वारा इंस्क्राइब किया गया है अभी, तो ये जरूर क्वेश्चन एग्जाम में जो है वो बनेगा ही बनेगा। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखिए। अभी तक इस तरह का क्वेश्चन HPRC ने आई थिंक पूछा भी नहीं है, तो नहीं पूछा है तो पूरी संभावना है कि रिपीट होगा ये क्वेश्चन एक बार। आगे बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लार्जेस्ट स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ देयर एरिया? तो इनमें से लार्जेस्ट आपको बताना है कि सबसे बड़ा जो स्टेट है वो कौन सा जो है वो है। अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की, तो आपको सबका एरिया पता होना चाहिए, टेंटेटिव सा तो पता होना चाहिए। इतना तो सभी जानते हैं कि एग्जैक्टली पॉइंट टू पॉइंट याद रखना तो कितना मुश्किल जो है वो होता है। अच्छा, हम बात करते हैं इनके एरिया की कि कितना एरिया किसका है। देखिए यहाँ पर उत्तराखंड जो है वो दिया गया है। उत्तराखंड का एरिया देखेंगे तो 53,483 स्क्वायर किलोमीटर जो है ये है, 53,483 स्क्वायर किलोमीटर ये है। यहाँ पर पंजाब दिया गया है, पंजाब के एरिया की बात करते हैं तो ये कितना है, ये 50,362 स्क्वायर किलोमीटर है। हरियाणा के एरिया की अगर आप बात करते हैं कि हरियाणा का एरिया कितना है, तो ये 44,212 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो आता है। उसी तरह अगर आप बात करेंगे हिमाचल के एरिया की, तो ये 55,673 स्क्वायर किलोमीटर आता है। तो इनमें से हिमाचल का ही एरिया सबसे ज़्यादा हुआ। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा कि किसका एरिया ज़्यादा है, तो इनमें से तो हिमाचल का ही एरिया सबसे ज़्यादा है। तो ये कॉन्सेप्ट भी यहाँ से क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले देखिए, अगर आप ये जनरल अवेयरनेस वाला सेक्शन कवर करना चाहते हैं अच्छे से, तो आप हमारी टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। ये 35 नंबर वाला सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ना आप अपने पूरे एग्जाम को अच्छे से कवर कर पाएंगे। और 35 नंबर में भी आपको पता है कि अगर आप 80-90% अच्छा परफॉर्म कर देते हैं और सब्जेक्ट के ऊपर आपकी कमांड है, तो आप जो है वो अच्छा स्कोर जो है वो कर सकते हैं और आप जो है वो इजीली सिलेक्ट भी हो सकते हैं। आप जानते हैं कि जो अभी एग्ज़ाम है इनमें कैपिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा है, मतलब सभी अप्लाई नहीं कर सकते एक पोस्ट के लिए, जैसे आमतौर पर होता है, जैसे बाकी एग्ज़ाम्स के लिए होता है कि ग्रेजुएशन कोई भी अप्लाई करेगा। यहाँ पर कैपिंग सिस्टम है, तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है, इसको अवेल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में इसका लिंक जो है वो दिया गया है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं। खैर हमारा अगला बोलते हैं, इन विच ईयर वॉज द हिमाचल प्रदेश टाउन एंड विलेज प्लानिंग एक्ट पास? तो इसको जो है वो टाउन एंड विलेज प्लानिंग एक्ट जो है ये 1977 में पास हुआ था। इस तरह के क्वेश्चन जब भी पूछे गए तो ये पॉइंट टू पॉइंट सीधे तौर पर पूछ लिए गए। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ 2 तहसील्स एंड सब तहसील्स? तो बोलते हैं कि हिमाचल का ऐसा कौन सा जिला है जहां पर सिर्फ 2 तहसीलें हैं और वहां पर जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो 2 तहसीलें भी 2 हैं, सब तहसीलें भी जो हैं वो 2 हैं। ऐसे डिस्ट्रिक्ट की अगर आप बात करते हैं तो लाहौल स्पीति ऐसा डिस्ट्रिक्ट जो है वो आता है। अब लाहौल स्पीति की बात यहाँ पर हो रही है, तहसीलों की बात हो रही है, सब तहसीलों की बात हो रही है। हम यहाँ पर थोड़ा सा डाटा भी जो है वो देख लेते हैं। अगर हम मार्च 2025 तक बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में 115 तहसीलें थी, सब तहसीलें हिमाचल में जो था वो 78 थी। अगर आप देखते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज की कहाँ पर कितनी तहसीलें थी, कहाँ पर कितनी सब तहसीलें थी, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में जो है वो कितनी तहसीलें थी, कितनी सब तहसीलें थी, तो लाहौल स्पीति में 2 तहसीलें थी। एक तो लाहौल का जो केलोंग है वहाँ पर तहसील है, एक काजा में तहसील है। और अगर हम सब तहसीलों की बात करते हैं तो एक ताबो में सब तहसील है और एक उदयपुर में जो है वो सब तहसील है। तो ये तहसीलें और सब तहसीलें जो हैं वो वहाँ पर 2-2 जो है वो हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम बारालाचा ला पास इन हिमाचल प्रदेश? तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश के बारालाचा ला दर्रे से निकलती है? तो बारालाचा ला दर्रे से जो है वो हिमाचल प्रदेश की चेनाब नदी जो है वो निकलती है। ऑप्शन ए इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। चेनाब नदी जो है वो बारालाचा ला दर्रे से निकलती है। ये चेनाब भी हिमाचल की जो है वो एक इम्पॉर्टेंट नदी जो है वो आती है। हिमाचल की ये एक इम्पॉर्टेंट नदी आती है। अगर हम चेनाब नदी के बारे में बात करते हैं तो ये बारालाचा ला दर्रे से निकलती है, परंतु इससे पहले ये चंद्रा और भागा 2 अलग अलग नदियां होती हैं और ये दोनों नदियां तांदी नामक स्थान पर आकर मिलती हैं। अगर हम चंद्रा भागा की बात कर रहे हैं, चेनाब की बात कर रहे हैं, तो इन टर्म ऑफ वॉल्यूम ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। चंबा ये पहले तो लाहौल स्पीति में बहती है, चंबा में ये कहाँ पर एंटर करती है? तो चंबा में ये पांगी में भुजिंद नामक स्थान पर एंटर करती है
और चंबा को ये छोड़ देती है संसारी नाला के समीप, और ये जो है वो कश्मीर की पोडर वैली में जो है वो एंटर कर जाती है। तो ये है इस नदी का पूरा स्टेटस। आगे बोलते हैं विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैड द हाईएस्ट सेक्स रेशो एज पर 2011 सेंसस। तो हिमाचल का ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसकी सेक्स रेशो हाईएस्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार। हम 2011 की जनगणना के आंकड़े पढ़ रहे हैं, अब तो अगली जनगणना का काम भी चल पड़ा है, परंतु जब तक नहीं आई तब तक हमें यही याद रखना पड़ेगा। सेक्स रेशो की बात की जा रही है हिमाचल में, तो हिमाचल की तो सेक्स रेशो 972 है, ये तो आप जानते ही हैं। डिस्ट्रिक्ट वाइज जब भी आपने सेक्स रेशो देखी है हिमाचल की तो आपने ध्यान रखना है कि कांगड़ा की जो सेक्स रेशो है वो कितनी है। कांगड़ा की सेक्स रेशो 1012 जो है वो है। किन्नौर की सेक्स रेशो जो है वो कितनी है, किन्नौर की सेक्स रेशो 819 जो है वो किन्नौर की सेक्स रेशो है। लाहौल स्पीति की सेक्स रेशो कितनी है, 903 लाहौल स्पीति की सेक्स रेशो है। बिलासपुर की सेक्स रेशो जो है वो कितनी है, तो 981 बिलासपुर की सेक्स रेशो है। एज पर ऑप्शंस अगर आप देखेंगे तो हाईएस्ट सेक्स रेशो जो है वो आती है कांगड़ा की, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अदरवाइज पूरे हिमाचल में हम हाईएस्ट सेक्स रेशो की बात करें तो हमीरपुर की सेक्स रेशो जो है वो सबसे ज़्यादा आती है। हमीरपुर की जो सेक्स रेशो आती है वो कितनी आती है, वो 1095 जो है वो यहाँ की सेक्स रेशो जो है वो आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज पॉसिबल व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम। तो बोलते हैं जो TIR है, इसको TIR कर भी लिखते हैं, ये जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है बोलते हैं ये जो है वो बोलते हैं कब संभव होती है, बोलते हैं जब प्रकाश जो है वो किस माध्यम से यात्रा करता है। देखिए जब प्रकाश जो है वो ग्लास से वाटर में जो है वो एंटर करता है तब जो है ये जो है वो क्या होती है, ग्लास टू वाटर। इसका ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, ऑप्शन इसका डी सही आंसर है। इस मीडियम को जो है वो ध्यान रखना। आगे बोलते हैं विच टाइप ऑफ हीट ट्रांसफर्स इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर सन हीट रीचिंग द अर्थ थ्रू द वैक्यूम ऑफ स्पेस। तो बोलते हैं कि अंतरिक्ष के निर्वात वैक्यूम से होकर सूर्य की ऊष्मा का पृथ्वी तक पहुंचने के लिए मुख्य रूप से किस प्रकार की ऊष्मा स्थानांतरित जिम्मेवार है, तो ये रेडिएशन जिम्मेवार है। ऑप्शन सी इसका विकिरण जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इफ द वोल्टेज रिमेन कांस्टेंट एंड रेजिस्टेंस ऑफ अ रेजिस्टर इज डबल्ड व्हाट हैपन टू द करंट। तो बोलते हैं कि एक विद्युत परिपथ इलेक्ट्रिकल सर्किट में यदि वोल्टेज स्थिर रहता है और प्रतिरोध का प्रतिरोध दुगना हो जाता है, प्रतिरोधक का प्रतिरोध दुगना हो जाता है, तो धारा करंट जो है वो इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो करंट गेट हाफ्ड, करंट आधा हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, करंट गेट्स हाफ्ड। स्टार लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड ही ये ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ पर है। आगे बोलते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन HPRC ये ज़्यादा पूछ रहा है। हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम फॉलो कर रहे हैं एनसीईआरटी के पैटर्न को, कोई भी कमी रह जाती है उसको भी हम जो है वो कवर करने की कोशिश करते हैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज क्लासिफाइड एज अ मेटालॉइड। तो बोलते हैं जो पीरियोडिक टेबल है हमारा उसमें बोलते हैं निम्नलिखित में से किस तत्व को उपधातु यानी कि मेटालॉइड के रूप में वर्गीकृत जो है वो किया गया है। अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो इनमें से पीरियोडिक टेबल में जो है वो सिलिकॉन को, ऑप्शन सी सही आंसर है, सिलिकॉन को जो है वो मेटालॉइड जो है वो कहा गया है। अगर हम बात करते हैं पीरियोडिक टेबल की तो मेटालॉइड, यहाँ पर मेटालॉइड की बात करना ज़रूरी है। मेटालॉइड जो है वो उनको बोला गया पीरियोडिक टेबल में जिनमें मेटल की भी नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टीज जो है वो होती हैं। तो मेटालॉइड की अगर हम बात करते हैं तो मेटालॉइड में एक बोरोन जो है वो आता है, सिलिकॉन तो हमने पढ़ ही लिया, एक जर्मेनियम जो है वो आता है जिसको GE कर फॉर्मूला जिसका आता है, एक अर्सेनिक आता है, अर्सेनिक का फॉर्मूला AS जो है वो आता है, बोरोन का तो B ही आता है, सिलिकॉन का SI जो है वो आता है। ठीक है जी। और अगर हम इसके अलावा बात करें तो जो एंटीमनी है वो भी जो है वो मेटालॉइड है, एंटीमनी को SB कर जो है वो लिखते हैं। और एक जो है वो टेलीयूरियम आता है, टेलीयूरियम को TE कर जो है वो लिखते हैं टेलीयूरियम को। और वैसे ही जो है वो पोलोनियम भी आता है, पोलोनियम को PO कर जो है वो लिखते हैं। तो ये जो है वो प्रॉपर्टीज़ हैं, बेसिकली ये प्रॉपर्टीज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट हैं, ये प्रॉपर्टीज़ आपने जो है वो ध्यान रखनी है। ये मेटालॉइड्स हैं, मेटालॉइड्स का पता होना चाहिए कि मेटालॉइड्स बेसिकली बोलते किसको हैं। और नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट विद देयर करेक्ट फंक्शन। तो बोलते हैं यहाँ पर कौन सा इंस्ट्रूमेंट अपने करेक्ट फंक्शन के साथ जो है वो दिया गया है। अगर हम इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं, उनके फंक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर एमीटर दिया गया है, अमीटर के अलावा जो है वो यहाँ पर वोल्ट मीटर दिया गया है, गैल्वेनोमीटर दिया गया है और ओहम मीटर जो है वो दिया गया है।
एमीटर का इस्तेमाल क्या मेजरिंग रेजिस्टेंस के लिए होता है, और वोल्ट मीटर का इस्तेमाल क्या मेजर द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ स्मॉल करंट के लिए होता है। गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल क्या मेजर इलेक्ट्रिकल करंट बोलते हैं मेजर इलेक्ट्रिकल करंट एंड मैग्नीट्यूड के लिए होता है, और ओम मीटर का इस्तेमाल क्या मेजर वोल्टेज के लिए जो है वो होता है। अब यहाँ पर आपको ये मैच करने हैं, बेसिकली ये मैच करने को डाटा जो है वो दिया गया है। तो सबसे पहले एमीटर दिया गया है हमारे पास पहले नंबर पर। तो एमीटर का इस्तेमाल जो है वो मेजर इलेक्ट्रिकल करंट मैग्नीट्यूड के लिए जो है वो होता है। मेजरिंग इलेक्ट्रिकल, यहाँ पर देखो लिखा गया है ना आर में, इलेक्ट्रिकल करंट मैग्नीट्यूड, तो पहले का आर के साथ मैचिंग हो जाएगा। वोल्ट मीटर जो है वो है, वोल्ट मीटर को जो है वो मेजर वोल्टेज के लिए जो है वो दिया जाता है, दूसरे का एस हो जाएगा। तीसरा जो है वो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर है, इसका इस्तेमाल होता है मेजर द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ स्मॉल करंट, तो ये क्यू के साथ जो है वो मैच हो जाएगा। और उसके बाद चौथा है ओम मीटर, तो ये रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये पी के साथ जो है वो हो जाएगा। तो इस तरह के पहले का आर हो जाएगा, दूसरे का एस, तीसरे का क्यू, चौथे का पी। इसका ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। ठीक है, इसका अलग अलग एमसीक्यू भी बन सकता है, इंडिविजुअल, तो वो भी पता होना चाहिए। आगे बोलते हैं यहाँ पर विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स टू सी ट्रैफिक कमिंग फ्रॉम बिहाइंड। अब देखिए गाड़ी आप चलाते हैं, आपकी गाड़ी में एक साइड मिरर जो है वो लगा होता है। साइड मिरर बोलते हैं कि साइड मिरर होता कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर है, कन्वेक्स मिरर है, ये कौन सा मिरर जो है वो होता है। तो साइड मिरर जो है वो कन्वेक्स मिरर होता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, कन्वेक्स मिरर कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है, कनकेव मिरर कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है, ये भी पता होना चाहिए आपको, क्योंकि कनकेव कन्वेक्स मिरर के बारे में बड़े बेसिक क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में बने ही बने, और इन क्वेश्चंस को तो ऐसा माना जाता है कि ये गलत होने ही नहीं चाहिए। ये गलत हुए मतलब पेपर में आप बहुत पीछे चले गए। कन्वेक्स मिरर रियर व्यू मिरर के रूप में इस्तेमाल होता है। ये सोडियम रिफ्लेक्टर रैंप में भी जो है सोडियम रिफ्लेक्टर लैंप जो आते हैं उनमें भी इस्तेमाल होता है। कनकेव मिरर जो आते हैं वो शेप आप करते हैं उसके लिए इस्तेमाल होता है। व्हीकल्स की जो हेडलाइट देखते हैं या फिर आप कोई सर्च लाइट देखते हैं वहाँ पर भी ये इस्तेमाल होता है रिफ्लेक्टर के रूप में। जो आपके जो है वो डॉक्टर्स हैं, जहाँ पर आई ईयर नोज़ वाले डॉक्टर, उनके यहाँ ये इस्तेमाल होता है। कुकिंग में सोलर कुकर में ये जो है वो इस्तेमाल होता है हीरे में मिरर, कनकेव मिरर। तो ये सब आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं चूज द राइट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। तो बोलते हैं डैश टू द लोकल पीपल देयर इज अ डैश फ्रूट शॉप डैश द टेम्पल। अकॉर्डिंग टू द लोकल पीपल देयर इज अ फ्रूट शॉप बिहाइंड द टेम्पल। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। ये आसान क्वेश्चन है, ये सिर्फ प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी परफेक्शन आएगी। हाँ, अगर आप पटवारी पंचायत सेक्रेटरी के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए टेस्ट प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जिसमें आपको मैथ की भी इंडिविजुअल टेस्ट मिल जाएंगी, आपको अभी पटवारी की भी टेस्ट मिल जाएंगी, फुल लेंथ वाली भी, और उसके अलावा और भी टेस्ट आपको मिलेंगी। पंचायत सेक्रेटरी का एग्ज़ाम जब आएगा तो उसकी मिलेंगी। तो देखिए इन एग्ज़ाम्स के लिए आप एक ही टेस्ट शीट से दोनों एग्जाम को कवर कर सकते हैं, जिसका इस टेस्ट शीट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। टाइमली इसको भी ज्वाइन कर लेना अगर आप तैयारी कर रहे हैं। आगे बोलते हैं चूज द करेक्ट सेंटेंस। देखिए होता ऐसा है ना, जब तैयारी स्टार्ट करते हैं तब ऐसा लगता है कि यार नहीं हो जाएगा हो जाएगा। आपको ना चांस नहीं लेना चाहिए। बेसिकली जितनी एफर्ट्स अपने तरफ से हो सकते हैं उतने एफर्ट्स कीजिए। बाकी तो देखिए रिजल्ट, कुछ चीज़ें मैंने हमेशा कहा है आपको कि आप मेहनत कर सकते हैं, वो अपनी तरफ से पूरी कीजिए, बाकी चीज़ें आपके हाथ में नहीं है। तो अपनी तरफ से जो है जितनी मेहनत कर सकते हैं उतनी कीजिए। आगे बोलते हैं चूज द करेक्ट सेंटेंस। बोलते हैं व्हेन शी वेंट देयर वी फाउंड दैट द टाइगर इज डिसअपियर्ड, या बोलते हैं चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो ये तो करेक्ट नहीं है। इट इज़ हार्ड टू से वेदर यू आर सिलेक्टेड और नॉट, ये भी करेक्ट, ये जो है वो ये सही है। हाँ, इट इज़ हार्ड टू से वेदर यू आर सिलेक्टेड और नॉट, ये करेक्ट है। बोलते हैं ही यूजेस टू प्ले डेली दीज डेज, ये गलत है। आई एम मोर हैप्पी नहीं होता, ऑप्शन ये भी गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द गिवन एक्सप्रेशन। तो बोलते हैं यहाँ पर डिस्पाइट द हेल्थ इशू ही परसिवर्ड एंड क्लियर द टेस्ट। तो बोलते हैं इसका होगा ही कंटिन्यूड द एफर्ट्स। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ही कंटिन्यूड द एफर्ट्स इसका सही आंसर है। आगे बोलते हैं व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द ईडियम फॉल लाइक अ स्टोन। तो फॉल लाइक अ स्टोन एक ईडियम है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है टू फॉल क्विकली एंड हैवीली। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। टू फॉल क्विकली एंड हैवीली इसका जो है वो सही आंसर है।
आगे बोलते हैं यहाँ पर डायरेक्शन दी गई है, बोलते हैं चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड। तो यहाँ पर गाला दिया गया है वर्ड, गाला होता क्या है और इसके सिमिलर कौन सा वर्ड है। गाला का मतलब होता है कोई पर्व टाइप में, कोई उत्सव टाइप में। तो देखिए मॉइस्ट इसका नहीं होगा, मिस्टेकनली इसका नहीं होगा, फ्यूनरल इसका नहीं होगा, कार्निवल भी एक पर्व की तरह ही होता है, फेस्टिवल की तरह ही। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, आगे बोलते हैं डायरेक्शन दी गई है यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। तो बोलते हैं एंटोनियम यानी कि अपोजिट मीनिंग जो है वो आपको बताना है। टॉपल दिया गया है, टॉपल होता है गिर पड़ना, बोलते हैं सरकार को टॉपल कर दिया, मतलब सरकार को गिरा दिया। वैसे ही यहाँ पर जो है वो प्लंज दिया गया है ऑप्शन में, प्लंज का क्या मतलब जो है वो होता है, प्लंज की अगर हम बात करें तो डुबकी लगाना इसका मतलब जो है वो होता है। यहाँ पर जो है वो फ्यूम्बल दिया गया है, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब जो है वो आपने ध्यान रखना है, इसका मतलब होता है टटोलना टाइप में इसका मतलब होता है, या फिर अनाड़ी की तरह काम करना इसको आप बोल सकते हैं। यहाँ पर स्टडी भी दिया गया है, स्टडी का क्या मतलब होता है, नियमित रूप से इसका मतलब जो है वो होता है। और टंबल यहाँ पर दिया गया है, टंबल का मतलब जो है वो क्या होता है, टंबल का मतलब होता है गिर पड़ना। तो यहाँ पर दिया गया था टॉपल, तो टॉपल का टंबल भी नहीं होगा, फ्यूम्बल भी नहीं होगा, प्लंज भी नहीं होगा। स्टडी इसका मतलब जो है वो होगा, टंबल जैसे कि गिर पड़ना, तो स्टडी होता है नियमित। ठीक है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आगे बोलते हैं शुद्ध शब्द का विकल्प चुने, मैथिली किस तरह से लिखा जाता है। तो मैथिली लिखा जाता है इस तरह से लिखा जाता है, मैथिली इस तरह से लिखा जाता है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन सी आपको थोड़ा सही जो है वो लगेगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। और भी देखिए हिंदी का तो ऐसा है ना, हजारों करोड़ों लाखों शब्द हैं, कोई सा भी डिफ़िकल्ट शब्द आपसे पूछ सकते हैं। तो बेसिकली प्रोनाउंसिएशन से ये चीज़ें सही भी हो जाती हैं, या फिर प्रैक्टिस से। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं यह घोड़ा अवश्य जीतेगा, रेखांकित पद निम्नलिखित में से क्या है। तो यहाँ पर रेखांकित वर्ड यह है, यह, तो यह जो है वो एक तरह से सार्वनामिक विशेषण जो है वो हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण इसका जो है वो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं धर्मशाला यात्रियों के ठहरने के लिए है, इस वाक्य में धर्मशाला क्या है। धर्मशाला का ध्यान रखना है कि धर्मशाला समासिक पद जो है वो यहाँ पर आता है, ऑप्शन बी सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा सरल वाक्य का उदाहरण है यहाँ पर। तो सरल वाक्य देखिए, बोलते हैं जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ता है तब प्रभु अवतार लेते हैं। तो पृथ्वी पर, दूसरे वाक्य में बोलते हैं पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ता है और प्रभु अवतार लेते हैं। तीसरे में बोलते हैं यदि पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ा तो प्रभु अवतार लेंगे, पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ते ही प्रभु अवतार लेते हैं। तो इसका बोलते हैं सरल वाक्य है कि पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ते ही प्रभु अवतार लेते हैं, ऑप्शन डी सही आंसर है। ये सरल वाक्य है, यहाँ पर आपसे सरल पूछा गया था, करेक्ट नहीं सरल पूछा गया था, आसान। आगे बोलते हैं अग्नि, इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची जो है वो है। तो अग्नि के पर्यायवाची क्या क्या जो है वो आते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं अग्नि के पर्यायवाची शब्दों की, तो अग्नि के पर्यायवाची शब्द जो है वो उसमें आग आता है, अनल आता है, पावक आता है, दहन आता है, कृषाणु जो है वो आता है, और हुतासन जो है वो आता है। तो यहाँ पर अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं पूछा गया था, तो कृषाणु तो इसका पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, यहाँ पर जो है वो अनिल दिया गया है, तो अनिल किसका पर्यायवाची शब्द जो है वो आता है। अनिल भी जो है वो बोलते हैं पर्यायवाची शब्द है, परंतु अग्नि का नहीं है, तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। वहनी इसका पर्यायवाची है, पावक भी इसका पर्यायवाची जो है वो आ जाता है। अब अनिल की बात कर लेते हैं कि अनिल के पर्यायवाची जो है वो क्या क्या आते हैं, पर्यायवाची शब्द अनिल के। अगर अनिल के पर्यायवाची शब्द आप देखेंगे तो हवा, वायु, पवन, समीर, मारुत, व्यार, समीरन, ये सब जो है वो अनिल के जो है वो पर्यायवाची हैं। आगे पूछा गया है रीजनिंग का क्वेश्चन, यहाँ पर आपको जो है वो स्टार्ट करना है कि एक आदमी बोलते हैं अ मैन स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए, तो ये ए पॉइंट जो है वो आ गया, यहाँ से उसने चलना जो है वो स्टार्ट किया। बोलते हैं यहाँ से ये चलना स्टार्ट किया एंड वॉक्स 10 किलोमीटर टवर्ड नॉर्थ, तो नॉर्थ की तरफ जो है वो चला। ए यहाँ पर है वो नॉर्थ की तरफ जो है वो चलता है 10 किलोमीटर, और लेफ्ट में वो मुड़ जाता है, फिर लेफ्ट एंड टर्न्स लेफ्ट एंड वॉकड 5 मीटर, तो यहाँ पर मुड़कर वो 5 मीटर जो है वो चलता है। और बोलते हैं देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 10 किलोमीटर, अब ये लेफ्ट की तरफ मुड़ गया और यहाँ पर भी ये 10 किलोमीटर जो है वो चला। देन ही टर्न्स राइट एंड वॉकड 10 मीटर, अब ये राइट मुड़ गया और ये 10 मीटर जो है वो चलता है, मीटर ही लिखा गया है, यूनिट में कंफ्यूज मत हो जाना।
बोलते हैं अब ये बी पॉइंट पर पहुंच गया, तो बोलते हैं ए और बी का डिस्टेंस कितना है, तो ए और बी का डिस्टेंस 15 मीटर आ जाएगा। 15 मीटर ये कौन सी डायरेक्शन की तरफ है, 15 मीटर वेस्ट की तरफ जो है ये डिस्टेंस आएगा, 15 मीटर वेस्ट इसका सही आंसर आएगा। इसका ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर, आसान था। आगे बोलते हैं एट व्हाट एंगल आर द हैंड्स ऑफ द क्लॉक इंक्लाइंड 15 मिनट्स पास्ट 4। तो बोलते हैं कि 4:15 पर घड़ी की सुइयां किस कोण पर जो है वो झुकी होती हैं। ये घड़ी है आपकी, ठीक है, यहाँ पर जो है वो आप 4:15 जो है वो बनाइए, तो यहाँ पर 15 आ जाएगा, ये 15 हो गया, और यहाँ पर 4 आएगा, तो यहाँ जैसे हो जाएगा। तो एंगल किस तरह से निकालेंगे, तो इनके बीच का ये जो एंगल आप देखेंगे ये 37.5 डिग्री का एंगल जो है वो यहाँ पर बनेगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। यहाँ पर बोलते हैं 7 फ्रेंड हैं, बोलते हैं ABCDEF एंड G आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ। उन्होंने नॉर्थ की ओर जो है वो फेस किया हुआ है, ठीक है, इस और उन्होंने फेस किया हुआ है। बोलते हैं अब नो वन सिट्स टू द राइट ऑफ ई, तो ई के राइट में जो है वो कोई भी नहीं बैठा हुआ है। यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस हम और लेते हैं और एक प्रॉपर जो है वो अरेंजमेंट बना ही लेते हैं। ई यानी कि किसी कोने पर जो है वो बैठा हुआ, मान लीजिए ई यहाँ पर जो है वो बैठा हुआ है। अब ये क्या बोलते हैं ओनली 4 पीपल सिट बिटवीन ई एंड ए, तो ई और ए के बीच में 4 लोग जो है वो बैठे हुए हैं, 1 2 3 और 4, ये 4 लोग जो हैं वो इसके बीच में बैठे हुए हैं, मतलब यहाँ पर ए जो है वो आता है। अब आगे बोलते हैं ओनली 3 पीपल सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ डी, तो डी के लेफ्ट में सिर्फ 3 लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं। तो डी का लेफ्ट किस साइड को आएगा, डी का लेफ्ट इस नीचे वाली साइड को आएगा, तो एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, एक और लोग यहाँ पर बना लीजिए, तो यहाँ पर डी जो है वो आ जाएगा। डी के लेफ्ट में जो है वो सिर्फ 1 2 और 3 लोग जो हैं ये बैठे हुए हैं। अब क्या बोलते हैं बी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ एफ, तो बी जो है वो एफ के राइट में जो है वो बैठा हुआ है, यहाँ पर बी आ जाएगा, यहाँ पर एफ आ जाएगा। जी इज नॉट एट एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी, तो जी जो है वो बोलते हैं किसका नेबर नहीं है, डी का नेबर नहीं है, तो जी यहाँ पर जो है वो आ जाएगा। बोलते हैं हु सिट्स थर्ड टू दी राइट ऑफ जी, तो जी के राइट में तीसरे नंबर पर कौन जो है वो बैठा हुआ है। तो यहाँ पर अगर जी के राइट में आप देखेंगे तो ए बैठा हुआ है, यहाँ पर जो बच गया एक बंदा वो बैठा हुआ है, सी यहाँ पर बैठा हुआ है और डी यहाँ पर बैठा हुआ है, तो डी बैठा हुआ है इसके तीसरी ओर, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। आगे बोलते हैं बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 लेटर्स क्लस्टर पेयर आर लाइक एंड सर्टेन वे देम, एंड बोलते हैं कि एक जो है वो इस तरह से जो है वो सही नहीं है, RMIDUPLFXUOLSNJE यहाँ पर दिया गया है। देखिए अगर आप आर और एम के बीच में डिफरेंस देखेंगे तो 5 अक्षरों का डिफरेंस है, आई और डी के बीच में देखेंगे तब भी 5 ही है, एक तो 5-5 का ये पैटर्न बना। वैसे ही आप एस एन और जे ई के बीच का डिफरेंस देखेंगे तब ये भी 5-5 का ही आएगा। एक्स यू और ओ एल का देखेंगे तो ये 3-3 का जो है वो आ जाता है। यू पी और एल एफ का देखेंगे तो यहाँ पर 5-6 का अंतर जो है वो आता है, ठीक है, कितना 5-6 का अंतर आता है, यू और पी के 5 में बीच में और एल एफ के बीच में 6 का, तो यही इनकरेक्ट हो जाएगा, यही ऑड वन है क्योंकि इसमें कोई प्रॉपर पेयरिंग जो है वो नहीं है। आगे बोलते हैं कि इन सर्टेन कोड स्काई इज ब्लू MOR स्काई इज ब्लू इज कोडेड एज MORAT, ये ब्लू लुक्स लाइक गुड, यहाँ पर इसको ऐसे कोड किया गया है, तो आपने बताना है ब्लू का कोड जो है वो क्या है। ब्लू का कोड यहाँ पर TA जो है वो आ जाएगा, TA जो है वो किसका कोड है, ये ब्लू का जो है वो कोड है, तो ये कोड आपने ध्यान रखना है। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे के सारे। अगर आप जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी टेस्ट सीरीज का लिंक अलग से दिया गया है। अभी क्वेश्चन एक पूछ लेता हूँ आपसे, तो क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या जो है वो इस क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है विच टीम वॉन देयर मेडन रणजी ट्रॉफी टाइटल इन 2025-26 सीजन बाय डिफीटिंग कर्नाटका इन दी फाइनल। तो आपने बताना है कि अपनी पहली बार किसने ये रणजी ट्रॉफी जो है वो जीती है। ये क्वेश्चन हमने इससे पहले जो हमने जनरल अवेयरनेस वाली टेस्ट सीरीज पढ़ी है एक, उसमें हमने ये डिस्कस किया था। अभी आप कमेंट कर अपना आंसर जो है वो बता दीजिए जल्दी से। अगर टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके सर्च करना, आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।